तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ ऑन मार्स पार्ट 7 की। डोंगचोल ने जो बेट जीती होती है बेसबॉल के मैच में, वो उन पैसों से सबको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहाँ पर पार्टी कर रहा होता है। वो सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और गाना गा रहे होते हैं सिवाय हान तेजू के। हान तेजू बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो उसी ड्रीम के बारे में सोच रहा होता है जिसमें कि उसने अपने फादर को देखा होता है। तभी कुछ देर के लिए यूना वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद नामचिक सबसे बोल रहा होता है कि मुझे ऑफिसर यून पसंद है, लेकिन वो नहीं समझती है कि मैं उसके बारे में कैसा फील करता हूँ। ये सुनकर योंकी यूना की नकल कर रहा होता है और बोल रहा होता है क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। मैं तो ब्लश करने लग गई हूँ। उसी टाइम डोंगचोल हानतेजू के पास जाकर बैठ जाता है। उससे बोल रहा होता है कि तुम इतने शांत क्यों हो, आज क्या कुछ हुआ है। हानतेजू ना कहता है। फिर डोंगचोल बोल रहा होता है कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तुम्हें ड्रिंक करनी चाहिए। फिर वो सारे दोबारा ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी योंकी, नामचिक और हानतेजू की एक घर में नजर पड़ती है जहाँ पर लाइट जल रही होती है। उसकी विंडो पे एक कपल की शैडो आ रही होती है जो कि इंटीमेट हो रहे होते हैं और साथ ही में जो मेल होता है उसने कैप पहन रखी होती है। फिर उस कपल को थोड़ा सा टीज करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो उन्हें कपल लग रहा होता है असल में वो कपल नहीं होता है। जिस लड़के ने कैप पहन रखी होती है वो लड़की को बेड पर लेकर जाता है और वहां पर उसका गला घोटने लग जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो लड़की मर जाती है। उसके मरने के बाद वो लड़का उसका मेकअप कर रहा होता है और साथ ही में उसके हाथ में मैनिक्योर भी। अगली सुबह हांते जो अपने घर पे होता है तभी उसके टेलीफोन की बेल रिंग होती है। हांते जो उठता है और टेलीफोन को पिक करता है। फोन को पिक करते ही हांते जो की मॉम की आवाज आ रही होती है और उससे बोल रही होती है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो फिर प्लीज आंसर करो। हान तेजू बोल रहा होता है कि हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। हान तेजू की मम बोल रही होती है मुझे नहीं पता कि अभी क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे एक डिसीजन लेने को बोला है। कल डॉक्टर ने मुझे तुम्हारे ब्रेन की पिक्चर दिखाई और तुम्हारे ब्रेन में एक बहुत ही फैटल इंजरी है। साथ ही में डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि हमें तुम्हें वेंटिलेटर से हटाना होगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने मुझे आखिरी टाइम दिया है 2 बजे तक का, मुझे तब तक डिसीजन लेना होगा। मुझे पता है तुम अभी तक जिंदा हो, प्लीज मेरा जवाब दो। हान तेजू चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मैं जिंदा हूँ। तभी वो कॉल कट जाता है। इसके कुछ देर बाद वो रेडी होकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। तभी वहां पर यूना पहुंच जाते हैं और जितने भी ऑफिसर वहां पर होते हैं वो सारे भागकर बाहर जा रहे होते हैं। हान तेजू पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। फिर यूना उसे बता रही होती है कि रिपोर्ट आई है हॉस्टेज को लेकर, एक पूरी फैमिली को हॉस्टेज बनाया गया है और जो हॉस्टेज टेकर है उसने बोला है कि वो एक एक करके विक्टिम को मारने लग जाएंगे 2 बजे से पहले। हान तेजू सरप्राइज हो जाता है और उसे याद आ रहा होता है कि उसकी मॉम ने फोन पे बोला होता है कि डॉक्टर ने उसे डिसीजन लेने को बोला होता है 2 बजे से पहले। हान तेजू यूना से पूछ रहा होता है कि कैप्टन कहाँ पर है। यूना बता रही होती है कि वो डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाएंगे। ये सुनने के बाद हान तेजू वहां से निकल रहा होता है और वो वॉच चेक करता है और वॉच में बजने वाले होते हैं 11। थोड़ी देर बाद वो यूना के साथ उसी घर के बाहर पहुंच जाता है जहां पर उन्हें हॉस्टेज ले रखा होता है। हान तेजू पूछ रहा होता है कि अंदर कितने मेंबर्स हैं। फिर यूना बता रही होती है कि अंदर 3 मेंबर्स हैं पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। फिर वहां पर डोंगचुल पहुंच जाता है और वो जितने भी वहां पर मीडिया के मेंबर्स होते हैं वो उन सबको दूर करता है वहां से। डोंगचुल पूछ रहा होता है कि इनकी डिमांड क्या है। फिर यूना उन्हें बता रही होती है कि इनकी डिमांड है एक ट्रक चाहिए घर के बाहर और साथ ही में पोर्ट पर एक शिप चाहिए। अगर उन्हें ये चीज नहीं मिली तो फिर वो एक हॉस्टेज को मार देंगे और ऐसा उन्होंने 2 बजे से पहले करने को कहा है। डोंगचुल वॉच चेक करता है और बोल रहा होता है कि हमारे पास 2 घंटे से भी कम है। फिर वो एक मेगा फोन लेता है और बोल रहा होता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, मैं सेबू पुलिस स्टेशन का कांगटोचल बोल रहा हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे नेबरहुड में ट्रबल क्रिएट की है। ये सारी नॉनसेंस को बंद करो, चुपचाप घर से बाहर आ जाओ। हान तेजू को मेगाफोन लेकर बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तुम उन्हें डरा दोगे। डोंगचुल कह रहा होता है कि हमें यही तो करना है। फिर हान तेजू बोल रहा होता है कि तुम अभी तक सोबर नहीं हुए हो, तुम अपने शूज की ओर देखो। फिर डोंगचुल अपने शूज की ओर देखता है और उसने 2 अलग शूज पहन रखे होते हैं। इस वजह से वो नामचिक के साथ में शूज एक्सचेंज कर लेता है। शूज एक्सचेंज करने के बाद जिस घर में हॉस्टेज होते हैं उस घर की विंडो ओपन होती है। फिर जो हॉस्टेज टेकर होता है उसका नाम होता है ली कांग ह्योन। कांग ह्योन विंडो पे आकर पूछ रहा होता है कि ट्रक कहाँ पर है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ यहाँ पर? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम यहाँ पर एक ट्रक लेकर और साथ ही में एक डॉक्टर को भी। अभी तभी डोंगचुल चिल्लाकर बोलता है कि ट्रक अभी रास्ते में है। ये कहने के बाद वो घर की बाउंड्री पे चढ़ जाता है और बोल रहा होता है कि पहले तुम हॉस्टेज को जाने दो। कांगन पूछ रहा होता है कि ट्रक कहाँ पर है, पहले तुम ये बताओ। डोंगचुल बोल रहा होता है कि वो रास्ते में आ रहा है। तभी कांगन डोंगचुल पे शूट कर देता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन गोली उसे नहीं लगती है। वो जाके एक पॉट पे लग जाती है। सारे लोग घबरा जाते हैं। फिर डोंगचुल वहां से जाता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। कपड़े चेंज करने के बाद डोंगचुल वापस आता है और वो योंकी नामची से बोल रहा होता है कि तुम भी गन लेकर आओ, हम इन्हें सबक सिखाना होगा अंदर जाकर। हान तेजू दोनों को रुककर बोल रहा होता है कि तुम सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर दोगे, हमें उनसे बात और आगे बढ़ानी होगी। डोंगचुल कह रहा होता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में हम उनसे बात कैसे कर सकते हैं। इस वजह से पहले हमें जितने भी यहाँ के रूट है पोर्ट के सबको ब्लॉक करना होगा और साथ ही में सारे चेक पॉइंट पे निगरानी रखनी होगी हर रूट के। ये ऑर्डर लेने के बाद योंकी और नामशिक वहां से चले जाते हैं। हान तेजू उस घर के सामने वाले घर में देख रहा होता है। फिर वो उसके अंदर घुस जाता है डोंगचुल के साथ। वो उस घर की छत पर जाते हुए देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो कि फोटो ले रहे होते हैं उस जगह की, और दूसरे घर की और भी छतों पर और भी कई रिपोर्टर्स होते हैं। वो उन सबको वहां से भगाते हैं। फिर वो देख रहे होते हैं कि जिस घर में हॉस्टेज होते हैं वो उस घर में कैसे घुसेंगे। तभी डोंगचुल को घर की राइट साइड में एक विंडो दिखती है और वो बोल रहा होता है कि हम इस विंडो से नहीं जा सकते हैं अंदर। हान तेजू बोल रहा होता है कि हम जा तो सकते हैं लेकिन इससे हॉस्टेज की ट्रबल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले जो हॉस्टेज टेकर
रहम है उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। फिर वहाँ पर नामशिक पहुंच जाता है और डोंगचुल से बोल रहा होता है कि आपको नीचे आकर ये देखना चाहिए। वो नीचे जाते हैं एक रूम में और देख रहे होते हैं टीवी पे एक न्यूज आ रही होती है। उस न्यूज में रिपोर्टर बता रहा होता है कि आनसंग के एक्सप्रेस वे पे एक गाड़ी जा रही थी जिसमें कि 25 प्रिजनर थे। उनमें से कुछ कैदी भाग निकले हैं और उन्होंने एक घर में कब्जा कर लिया और साथ ही में वहाँ पर हॉस्टेज भी रख रखे हैं। जो 3 कैदी फरार हुए हैं उनकी सजा करीबन 10 साल से ज्यादा की है। उनके क्राइम है रॉबरी, रेप और मर्डर, और साथ ही में उनके पास एक लोडेड गन भी है। इसके बाद वो एक दूसरे रूम में जाते हैं और वहाँ पर अपना सारा सेटअप प्रिपेयर करवा रहे होते हैं, जैसे कि कॉल ट्रैकिंग का और बाकी सारी चीजें। रूम सेटअप होने के बाद डोंगचुल नीचे जाता है घर के बाहर और वो देखता है कि कार पे चढ़कर एक रिपोर्टर वहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है। फिर वो दूसरी साइड देखता है और वहाँ पर एक ऑफिसर एक लेडी को लेकर आ रहा होता है। डोंगचुल पूछ रहा होता है क्या ये हॉस्टेज टेकर की मदर है? ऑफिसर हाँ कहते हैं। ये सुनने के बाद जो रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है ये बात वो न्यूज पे बताने लग जाता है। डोंगचुल गुस्से में आकर उस रिपोर्टर को चुप करा देता है। फिर वो उस लेडी के पास जाकर बोल रहा होता है कि आप अपने बेटे से बोलिए कि वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। लेडी पूछ रही होती है कि अगर मेरे बेटे ने अपने आप को आपके हवाले कर दिया तो फिर वो जिंदा तो रहेगा ना? डोंगचुल हाँ कह देता है। फिर वो उस लेडी को उस घर की बाउंड्री के पास लेकर जाते हैं। फिर वो उसे एक मेगाफोन देते हैं। वो लेडी मेगाफोन पे अपने बेटे का नाम ले रही होती है। उसका नाम होता है क्वांग सोक। नाम सुनने के बाद क्वांग सोक विंडो पे आता है, अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आप यहाँ से चली जाओ। क्वांग सोक की मॉम बोल रही होती है कि तुम अपने आप को इनके हवाले कर दो, ये तुम्हें माफ कर देंगे। क्वांग सोक बोल रहा होता है कि प्लीज आप यहाँ से चली जाओ। ये कहने के बाद वो विंडो पर वॉलेंट होने लग जाता है। इस वजह से ऑफिसर क्वांग सोक की मॉम को बाउंड्री से नीचे उतारते हैं और वहां से दूर भेज देते हैं। क्वांग सोक रूम में चला जाता है। फिर कांग hyun विंडो पर आता है और वो बोल रहा होता है कि अगर हमने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया तो भी कुछ नहीं बदलेगा। तुम हमें झूठ मत बोलो, तुम्हारी वजह से हम वारंट क्रिमिनल बने हैं। ये सब नॉनसेंस यहीं पर रोक दो और यहाँ पर एक ट्रक लेकर और साथ ही में एक डॉक्टर को अंदर भेजो, नहीं तो एक एक करके यहाँ पर सारे लोग मारे जाएंगे। डोंगचुल कह रहा होता है कि ट्रक अभी आ रहा है इस डायरेक्शन से। कांगन बोल रहा होता है कि तुमने हमें क्या इडियट समझ रखा है, मुझे पता है कि ट्रक कोई भी नहीं आ रहा है। अब मैं तुम्हें दोबारा रिपीट नहीं करूंगा और यहाँ पर ट्रक आ जाना चाहिए। ये कहकर वो शूट कर देता है और अंदर चला जाता है। डोंगचुल हानते जू के साथ उस रूम में जाता है जहाँ पर उसने रूम सेटअप करा होता है। डोंगचुल किसी को कॉल करा होता है लेकिन कॉल नहीं लगता है। वो नामशिक से पूछ रहा होता है कि हमारी लाइन काट दी गई है। नामशिक कह रहा होता है कि कोई भी कॉल नहीं लगेगा क्योंकि बाहर जो रिपोर्टर हैं वो भी कॉल कर रहे हैं। ये सुनते ही हानते जो और डोंगचुल विंडो खोलकर देखता है और वहां पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो सारे अलग अलग जगह पे कॉल कर रहे होते हैं। किसी की कॉल लग रही होती है और किसी की कॉल नहीं लग रही होती। डोंगचुल गुस्से में आता है और वो नामशिक से बोल रहा होता है कि तुम अभी जाकर इन सबके फोन छीन लो। फिर नामशिक वहां से चला जाता है। तभी हानतेजू की नजर पड़ती है एक छत पर। फिर वहां पर वही रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है जिसको डोंगचुल ने डांटा होता है। लाइव रिपोर्टिंग देखने के बाद हानतेजू टीवी की ओर देखता है और वहां पर वही सेम लाइव रिपोर्टिंग आ रही होती है। ये देखने के बाद हानतेजू डोंगचुल से बोल रहा होता है कि जो हॉस्टेज टेकर है वो अंदर टीवी देख रहे हैं। उन्हें कैसे पता चला कि हमने कोई भी ट्रक नहीं बुलाया है यहाँ पर? उन्हें सारी बातों को पता चला जो भी बाहर हो रही है। इसके बाद वो डोंगचुल के साथ नीचे जाता है और वहां पर सामने वाली घर की जो केबल वायर होती है उसे कट कर देता है। वायर कट करने के बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं बालकनी पर और सामने वाले घर की ओर देख रहे होते हैं। डोंगचुल हानतेजू से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो हमसे खुद बात करेंगे? हानतेजू हाँ कहकर बोल रहा होता है कि थोड़ा और वेट करना होगा। डोंगचुल कहने लग जाता है कि हमारे पास 1 घंटा भी नहीं बचा है और हम कितना वेट कर सकते हैं अब। तभी कांगन विंडो पे पहुंच जाता है। फिर हानतेजू से पूछ रहा होता है कि हॉस्टेज की हालत कैसी है। कांगन बोल रहा होता है कि हमारी मांगे पूरी करो और चुपचाप यहाँ पर डॉक्टर को भेज दो। फिर हानतेजू कहता है कि पहले तुम हमें हॉस्टेज दिखाओ। कांगन उसकी बात मान जाता है और फिर क्वांग सोक विंडो पर एक लेडी और उसकी बेटी को लेकर आता है। उनको दिखाने के बाद उन्हें अंदर भेज देते हैं। कांगन बोल रहा होता है कि अब तुम खुश हो गए, चुपचाप यहाँ पर डॉक्टर को भेज दो। ये कहने के बाद वो रूम के अंदर चला जाता है। इसके बाद हानतेजू और डोंगचुल भी रूम के अंदर जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि वो अंदर डॉक्टर को कैसे भेजें। तभी डोंगचुल प्लान करता है कि वो यूना को नर्स बनाकर अंदर भेजेगा। नामशिक बोल रहा होता है कि ये काफी खतरनाक है, आपको वहां पर नहीं भेजना चाहिए यूना को। डोंगचुल बोल रहा होता है कि मैं भी यूना को वहां पर नहीं भेजना चाहता हूँ, लेकिन यूना ने खुद कहा है करने को। हानतेजू कह रहा होता है कि यूना हम एक रियल डॉक्टर को लेकर आ जाए। डोंगचुल मना कर देता तो कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तभी यूना नर्स के गेटअप में रेडी होकर आ जाती है। हानतेजू उसके पास जाता है और उसे दवाइयां और कुछ बैंडेज दे रहा होता है। साथ ही में समझा रहा होता है कि जब तुम अंदर की सिचुएशन को पूरी तरीके से फिगर आउट कर लेना तब तुम वहां से बाहर आना। इसके बाद हानतेजू यूना को लेकर उस घर के अंदर जाता है। अंदर पहुंचते ही कांगन डोर को ओपन करता है और उसके हाथ में गन होती है। वो गन को हानतेजू की ओर पॉइंट कर देता है और यूना को अपने पास भेजने के लिए बोल रहा होता है। यूना कांगन के पास चली जाती है और वो उसे अंदर लेकर चला जाता है, डोर लॉक कर देता है। हानतेजू भी अब वापस लौट जाता है डोंगचुल के पास और वो दोनों इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद डोंगचुल पूछ रहा होता है कि कितना टाइम हो गया यूना को गए हुए। हानतेजू कहता है कि 10 मिनट हो गए हैं। तभी वहां पर शोर मचना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वहां पर चीफ किम पहुंच जाते हैं अपनी टीम के साथ। चीफ किम की टीम पूरी तरीके से घर को घेर लेती है। फिर डोंगचुल और हानतेजू नीचे जाते हैं। डोंगचुल गुस्से में चीफ किम के पास जाकर पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। चीफ किम उन्हें बता रहा होता है कि मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ जो कि तुम कुछ घंटों से नहीं कर पाए हो। अब से ये एरिया मेरे सुपरविजन में रहेगा, तुम यहाँ से जाके रेस्ट लो।
हान तेजू चीफ किम से बोल रहा होता है कि आप अपने आदमी को यहाँ से भेज दो। फिर चीफ किम डोंगचो से कह रहा होता है क्या तुमने अपने जूनियर को सिखाया नहीं कि किसी की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। हान तेजू बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से सारे हॉस्टेज मारे जाएंगे, हमारी ऑफिसर यूना यंग भी अंदर है, अगर ये सारे ऑफिसर अंदर गए तो फिर वो सारे लोग डेंजर में होंगे। चीफ किम बोल रहे होते हैं कि वैसे भी घर के अंदर हॉस्टेज कम थे और तुमने एक कॉप भी अंदर भेज दिया है ऐसा हॉस्टेज। हान तेजू मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम स्मार्ट नहीं हो और हमें सबको दिखाना होगा कि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। हमें इन लोगों को दिखाना होगा कि जो लॉ है वो वायलेंट क्रिमिनल को देख रहा है। हान तेजू कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर चीफ किम की जो टीम होती है वो उन्हें वहां से थोड़ा दूर कर देती है। डोंगचर बोल रहा होता है कि ये चीफ किम यहाँ पर सिर्फ लाइमलाइट लेने के लिए आया, तभी तो ये पूरी यूनिफॉर्म में आया है। चीफ किम मेगाफोन लेकर अपनी टीम के कुछ मेंबर्स को बाउंड्री के अंदर भेज देता है। तभी कांग ह्योन विंडो पर आता है यूना को लेकर, उसने उसकी तरफ गन पॉइंट कर रखी होती है। चीफ किम बाउंड्री पर चढ़ते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम अपनी बंदूक नीचे कर दो, अगर तुमने स्कॉप को मार दिया तो फिर तुम भी वहीं पर मारे जाओगे। डोंगचलो गुस्सा और बोल रहा होता है कि तुम इसे कैसे बता सकते हो कि वो एक कॉप है। ये सुनने के बाद कांगयोन का भी गुस्सा बढ़ जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम सारे यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। चीफ किम कह रहे होते हैं कि तुम सरेंडर कर दो। कांगयोन बोल रहा होता है कि अगर मुझे सरेंडर ही करना होता तो फिर मैं यहाँ पर नहीं आता। ऐसे ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी डोंगचुल हाथी से बोल रहा होता है कि जब तक वो दोनों ऐसे ही बात करें तो फिर हमें घर के अंदर जाना होगा कैसे भी करके। फिर वो घर के पीछे जाते हैं और वहां पर विंडो के थ्रू अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करके रूम के अंदर घुसते हैं तभी वहां पर कांगयोन खड़ा होता है उनकी तरफ गन पॉइंट करके। अंदर पहुंचकर वो देखते हैं कि एक आदमी को चोट लगी होती है, उसका खून बह रहा होता है। कांग योन कांग sok को ऑर्डर देता है कि वो इन तीनों को हथकड़ी बांधकर एक रूम में बैठा दे। फिर वो हान तेजू, डोंगचर और यूना को हथकड़ी बांधकर एक रूम में भेज देता है। वो तीनों कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाएं। तभी यूना कहती है कि मेरे बालों में एक हेयर क्लिप है। ये सुनते ही डोंगचल यूना के पास जाता है और वो उसके सर से अपने मुंह के थ्रू उस क्लिप को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कई कोशिश करने के बाद भी नहीं निकाल पाता है। इसके बाद हान तेजू ट्राई करता है और वो क्लिप निकालने में कामयाब होता है, लेकिन उसी टाइम वहां पर रूम में कांग ह्योन पहुंच जाता है। कांग ह्योन को देखने से पहले हान तेजू उस क्लिप को नीचे गिरा देता है ताकि डोंगचल उसे उठा ले। कांग ह्योन कुछ भी नहीं देख पाता है। फिर वो यूना से बोल रहा होता है क्या तुम इस आदमी को बचा सकती हो। हान तेजू बोल रहा होता है कि इसे सीपीआर की जरूरत है, क्या यूना तुम सीपीआर दे सकती हो इसे। यूना मना कर देती है। हान तेजू कांग ह्योन से बोल रहा होता है कि तुम्हारी हथकड़ी खोल दो, मैं इसे बचा सकता हूँ। कांगन बोल रहा होता है कि अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। ये कहने के बाद वो हथकड़ी खोल देता है। हान तेजू और यूनो उस पर्सन के पास जाते हैं जिसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। हान तेजू ब्लीडिंग को रोकता है और वो उस पर्सन को सीपीआर दे रहा होता है। धीरे धीरे उस पर्सन की सांस जा रही होती है और उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही होती है। हान तेजू घड़ी की ओर देखता है और वहां पर करीबन 18 से 20 मिनट रह गए होते हैं 2 बजने में। फिर वो और भी तेजी से सीपीआर देना स्टार्ट कर देता है प्रेशर देकर, और सीपीआर की वजह से उस पर्सन की दोबारा से हार्ट बीट चलना स्टार्ट हो जाती है। उस पर्सन को देखकर कांगन बहुत ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि तुम मरने वाले हो। वो पर्सन भी उन्हीं का साथी होता है, उसका नाम होता है हीचुल। इसके बाद कांग योन उन दोनों को हथकड़ी लगा देता है। हान तेजू देख रहा होता है घड़ी की ओर, करीबन 8 मिनट बचे होते हैं 2 बजने में। वो तीनों हॉस्टेज लेकर अलग अलग होकर बैठे होते हैं। हान तेजू बोल रहा होता है कि तुम्हें इसे सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले आना होगा, नहीं तो इसे दोबारा अटैक आ सकता है। कांग योन बोल रहा होता है कि मुझे पता है। फिर हान तेजू कहता है क्या तुम इसे ऐसे ही मरने दोगे और दूसरे हॉस्टेज को रिलीज कर दो, हम यहाँ पर हैं तो दोनों। हेचुल कांग योन से बोल रहा होता है कि अगर हम मरेंगे तो फिर यहीं पर साथ में मरेंगे, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही डोंगचुल हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई मूवी चल रही है और तुम्हारे से क्रिमिनल भी लॉयल्टी के बारे में केयर करते हैं। चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर दो पुलिस को तुम। क्वांग सक बोल रहा होता है कि वैसे भी हमारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर डोंगचुल कहने लग जाता है कि तो फिर तुमने क्राइम क्यों किए हैं, अगर तुमने क्राइम भी किए हैं तो फिर तुम्हें बेल लेकर बाहर आना चाहिए था और यहाँ पर तुम्हें ऐसी मेस क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है जो भी तुमने क्राइम किए, मर्डर या फिर रेप, वो क्या ठीक है? तुम्हारे जैसे वॉलेंट क्रिमिनल के पास कोई भी राइट नहीं है ये सब करने का। क्वांग सक गुस्से में आता है और बोल रहा होता है कि तुम किससे वॉलेंट क्रिमिनल बोल रहे हो। ये कहकर वो डोंगचुल के पास जाता है और उसकी गर्दन पे नाइफ रख देता है। क्वांग सक बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है जो ये हिचुल बैठा है ये कोई रेपिस्ट है? मैंने और हिचुल ने सिर्फ उस दिन कुछ रैमन के बॉक्स चुराए थे, हम दोनों को 10 साल की सजा होगी, क्या इसमें कोई सेंस बनती है? उसकी ओर देखो कांग ह्योन, उसको करीबन 17 साल की सजा हुई है, और पता है ऐसी सजा क्यों हुई है? उसने सिर्फ $5000 चुराए थे इस वजह से। ये कहकर वो आज की डेट का न्यूज़पेपर उनके सामने रख देता है और बोल रहा होता है कि इसे देखो, जिस पर्सन की फोटो छपी है इसने करीबन $7 मिलियन चुराए हैं, इसके बावजूद भी इसे सिर्फ 7 साल की सजा मिल रही है। तुम हमें वॉलेंट क्रिमिनल बोल रहे हो, असल में तो ये आदमी वॉलेंट क्रिमिनल है। तभी कांग ह्योन बोलता है कि ये ऐसा ही बोलेंगे ताकि हमारे जैसे लोग जब शूट आउट में मारे जाएं तो फिर हम पर कोई भी दया ना करे। डोंगचल बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें लगता है ये अनफेयर है तो फिर तुम्हें लॉ को फॉलो करना चाहिए था। कांग ह्योन बोल रहा होता है कि तुम किस लॉ की बात कर रहे हो, कोरिया के लॉ ने कभी भी उस पर्सन की हेल्प नहीं की है जिसके पास पैसा और कनेक्शन ना हो। उसी लॉ की वजह से हम ऐसे बन गए हैं, जो लोग अमीर होते हैं वो उन्हें छोड़ देते हैं और जो लोग गरीब होते हैं वो उन्हें जेल में डाल देते हैं। डोंगचल फिर बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि
तुम ये सब करने से वर्ल्ड को चेंज कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अफेयर हुआ है तो फिर तुम्हें प्रेसिडेंट या फिर जज के घर पे जाना चाहिए था, ना कि इन आम लोगों को हॉस्टेज बनाना चाहिए था। तभी अचानक से उन्हें बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। आवाज सुनते ही हिचुल बोल रहा होता है कि हम अपने आप को सरेंडर कर दें। क्वांगसुक कहने लग जाता है कि हम ये सब करने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे, हम सरेंडर नहीं कर सकते हैं। ये कहने के बाद उस लेडी को विंडो के पास लेकर जाता है, उस पर नाइफ रख के बोल रहा होता है सबसे, अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो फिर आ सकते हो। इधर दूसरी ओर डोंगचुल के हाथ में वो हेयर क्लिप होती है और वो हान तेजू को हेयर क्लिप दे देता है ताकि वो हथकड़ी को खोल दे। कांग योन क्वांगसुक के पास चला जाता है उसे शांत कराने के लिए ताकि वो उस लेडी को छोड़ दे। फिर वो किसी तरीके से लेडी और क्वांगसुक को अंदर लेकर जाता है रूम में। अंदर जाने के बाद कांग योन और क्वांगसुक लड़ने लग जाते हैं। तभी कांग योन की बंदूक नीचे गिर जाती है। वो दोनों लड़ रहे होते हैं और हान तेजू हथकड़ी खोल रहा होता है। तभी वो बंदूक हेचुल ले लेता है। गन लेने के बाद हेचुल ऊपर की ओर शूट करता है और बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। डोंगचुल हेचुल से कह रहा होता है मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए अनफेयर है, तुम्हें इस वजह से जीना होगा। अगर तुम यहाँ पर कुछ भी करोगे तो फिर कुछ भी नहीं बदलेगा। प्लीज तुम ये गन नीचे रख दो, भले ही बाहर लोग इनकी बात ना माने लेकिन हमारी बात तो मानेंगे। फिर वो लेडी बोल रही होती है कि प्लीज आप अपने आप को सरेंडर कर दो, आप बुरे इंसान नहीं हो। हेचुल रोना स्टार्ट कर देता है और वो देखता है कि घर के बाहर ऑफिसर आ गए होते हैं। हेचुल सबसे कह रहा होता है कि अब मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने मुंह पे बंदूक रख देता है। हान तेजू जल्दी जल्दी हथकड़ी खोल देता है लेकिन जब तक वो हेचुल के पास जाते हैं तब तक हेचुल अपने आप को शूट कर देता है। हेचुल की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर क्वांगसुक कह रहा होता है कि अब मेरी लाइफ भी खत्म हो गई और ये कहने के बाद वो भी अपनी गर्दन पे नाइफ पॉइंट करने जा रहा होता है। डोंगचुल भाग कर जाता है और नाइफ को पकड़ लेता है। डोंगचुल कह रहा होता है कि तुम्हें जज और विक्टिम के पास जाना होगा कि तुमने कोई भी गलती नहीं की है, तभी ये लोग तुम्हारा यकीन करेंगे। अगर तुमने अपने आप को मार दिया तो फिर कोई भी नहीं जान पाएगा कि तुम्हारी गलती नहीं थी। क्वांगसुक डोंगचुल को धक्का देता है और वो अपनी गर्दन पे नाइफ मार देता है। क्वांगसुक की भी वहीं पर मौत हो जाती है। कांगियन को गुस्सा आता है, फिर वो गन लेता है और साथ में यूना को भी पकड़कर बोल रहा होता है कि तुम दोनों मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। फिर वो विंडो पे जाता है और सबसे बोल रहा होता है कि हमारी क्या गलती है, हमने सिर्फ कुछ पैसे चुराए थे, कि हमने बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है, हमारे जैसे लोगों के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अमीर लोग आसानी से जेल से बाहर निकल जाते हैं और जो हम जैसे गरीब होते हैं वो जेल में चले जाते हैं। जजेस अपने फैसले मनी के ऊपर बेच रहे हैं और तुम्हारे जैसे जो जर्नलिस्ट हैं वो हमारी बात कभी भी नहीं सुनते हैं। अगर तुम सबने हमारी बात सुनी होती तो फिर हमारी हालत ऐसी नहीं होती। एक बात तो प्रूफ हो गई है, जिनके पास पैसा होता है वो हमेशा इनोसेंट होते हैं और जिनके पास नहीं होता वो हमेशा गिल्टी होते हैं। ये कहने के बाद कांग्योन रूम के अंदर जाता है, उसने गन पॉइंट कर रखी होती है हान तेजू और डोंगचुल की ओर और वो कह रहा होता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हान तेजू वॉच की ओर देखता है और करीबन सिर्फ 1 मिनट बचा होता है 2 बजने में। ये देखने के बाद वो कांग्योन के पास जा रहा था और बोल रहा होता है कि तुम मुझे शूट कर दो। कांग्योन अपनी गन हान तेजू की ओर पॉइंट कर देता है और उसे शूट करने जा रहा होता है। जैसे ही वहां पर 2 बजते हैं अचानक से रूम में रोशनी आती है और कांग्योन शूट कर देता है। करीबन 15 मिनट बाद हान तेजू को होश आता है। यूना पूछ रही होती है कि आप ठीक हो। हान तेजू पूछ रहा होता है कि डोंगचुल कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। यूना कहने लग जाती है कि आपको पता नहीं है कि आपको डोंगचुल नहीं बचाया है। ये सुनते ही हान तेजू भागकर बाहर जाता है और वो देखता है कि वहां पर क्वांगसुक की मॉम रो रही होती है। फिर वो आगे ही और बढ़ता है और वो देखता है कि वहां पर एक एम्बुलेंस खड़ी होती है जिसके अंदर एक बॉडी होती है। एम्बुलेंस के पास में योंकी ने अपनी आंखों पे हाथ रख रखा होता है और वो रो रहा होता है। हान तेजू को डोंगचुल का एक शू मिलता है, उसे पिक करने के बाद वो एम्बुलेंस के पास चला जाता है। पास पहुंचने के बाद हान तेजू देखता है कि वो बॉडी डोंगचुल की होती है। फिर वो उसके पैर पे उसका शूज पहना देता है। अचानक से वो पैर हिलना स्टार्ट हो जाता है और डोंगचुल वो शूज उतार देता है। फिर हान तेजू पूछ रहा होता है क्या तुम मरे नहीं हो। डोंगचुल बोल रहा होता है क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो। हान तेजू मना करता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हें तो गोली लगी थी। डोंगचुल बता रहा होता है कि वो गोली सिर्फ मेरे हाथ को छू के निकली। तभी नामशिक वहां पर कोल्ड ड्रिंक लेकर पहुंच जाता है। डोंगचुल वो कोल्ड ड्रिंक ओपन करता है और पीने लग जाता है और हान तेजू उसकी ओर घूरकर देख रहा होता है। डोंगचुल बोल रहा होता है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो, तो फिर मत बोलो। तुम अगर वाकई में तुम बहुत ज्यादा थैंक यू फील कर रहे हो तो फिर तुम मुझे रात को आज ड्रिंक पिला देना। हान तेजू हाँ कह देता है और वहां से जा रहा होता है। तभी वो योंकी के पास जाकर पूछ रहा होता है कि तुम रो क्यों रहे थे। योंकी बता रहा होता है कि मैं रो थोड़ा ना रहा था, मेरी आंखों में टीयर गैस चली गई थी। ये सुनने के बाद वो वापस अपनी पुलिस वैन की ओर जा रहा होता है। तभी रेडियो अचानक से स्टार्ट हो जाता है। उसमें हान तेजू की मॉम की आवाज आ रही होती है और बोल रही होती है डॉक्टर से कि मैंने अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखा है और वो अभी जिंदा है। तभी वो रेडियो बंद हो जाता है और हान तेजू वापस पुलिस स्टेशन लौट जाता है। रात को वो सारे पुलिस स्टेशन पहुंच गए होते हैं। तभी यूना वहां से जा रही होती है और नामची उसके पास जाकर पूछ रहा होता है क्या तुम मेरे साथ शाम खरीदने के लिए चलोगी, तुम पे आजकल बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। यूना मना करते हुए बोल रही होती है कि आज मेरी अपॉइंटमेंट है। योंकी कह रहा होता है क्या यूना मना करते हुए बोल रही होती है कि मैं मूवी देखने के लिए जा रही हूँ। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है हान तेजू की ओर देखकर। नामशिक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और योंकी बोल रहा होता है कि तुम्हें यूना ने डंप कर दिया है। तभी हान तेजू अपने डेस्क का ड्रॉर ओपन करता है और वो देखता है कि उसके ड्रॉर में एक टिकट पड़ी होती है मूवी की। वो उस टिकट को लेकर बाहर जा रहा होता है। तभी डोंगचुल उसके पास आता है और बोल रहा होता है क्या तुम मुझे ड्रिंक दिलाओगे आज। हान तेजू हाँ कहता है। कुछ देर बाद वो दोनों इंस्टंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और वहां पर साथ में खाना कर रहे होते हैं और साथ ही में ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसी टाइम टीवी पे वही न्यूज आ रही होती है जिस पर्सन ने $7 मिलियन चुराए होते हैं उसे सिर्फ 7 साल की सजा हो रही होती है। डोंगचुल बोल रहा होता है कि वाकई में सच हो गया, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो फिर तुम गिल्टी नहीं हो। इसके बाद वहां पर नामशिक पहुंचता है और वो बोल रहा होता है कि आपको भी यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो दोनों एक छोटे से होटल में जाते हैं क्योंकि वहां पर एक लड़की का मर्डर हुआ होता है। वो सारे लड़की की डेड बॉडी की ओर देख रहे होते हैं। तभी योंकी डोंगचुल से बोल रहा होता है कि आपको याद है कि ये वही लड़की जो कि बाथरूम में हान चुंगू के साथ छुपी थी। इस लड़की का नाम है गो युंग शुक।
और ये एक सैलून में काम करती थी और यहाँ पर लोगों ने बताया कि ये हान चुंगो के साथ रह रही थी करीबन एक हफ्ते से। हान तेजू पूछ रहा होता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये हान चुंगो के साथ थी। योंकी बोल रहा होता है कि इसका मतलब है ये दोनों रिलेशनशिप में थे। डोंगचुन पूछ रहा होता है कि हान चुंगो कहाँ पर है। योंकी उसे बता रहा होता है कि हमने एम्प्लॉय से पूछा, उसने बताया कि वो करीबन 7 घंटे पहले यहाँ से चला गया था बाहर। तभी वहाँ पर जो ऑफिसर फोटो ले रहे होते हैं वो डोंगचुन से कह रहे होते हैं कि इस लड़की के मुंह में कुछ है। वो उसके मुंह को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसके मुंह से एक पैंटी निकलती है रेड कलर की। ये देखते ही हान तेजू उस लड़की की बॉडी के पास जाता है और उसके ऊपर से व्हाइट शर्ट और वो देखता है कि उस लड़की के हाथों पर रेड कलर की नेल पॉलिश लगी हुई होती है। उसे देखते ही हान तेजू को उस मैनिक्योर केस के बारे में याद आ रहा होता है। उसी टाइम दोबारा से हान तेजू के दिमाग में वही इमेज आ रही होती है कि छोटा वाला हान तेजू एक रेल ट्रैक पे भाग रहा होता है, एक फैक्ट्री में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी होती है और वहीं पास में उसके फादर होते हैं। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।